हेलो एंड वेलकम बैक टू ए सोशियो शास्त्र। सामाजिक अनुसंधान पर आरंभ की गई इस श्रृंखला के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरणों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने सामाजिक अनुसंधान के बारे में सीखा। सामाजिक अनुसंधान के कुछ प्रकारों के बारे में हमने विवरण प्रस्तुत किया। सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा संचालित एक यात्रा होती है जिसमें अनुसंधानकर्ता अनेकों पड़ावों से गुजरता है। इन्हीं पड़ावों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि सामाजिक घटनाओं, मानवीय अंतःक्रियाओं, व्यवहारों इत्यादि को वैज्ञानिक प्रविधियों के सहारे समझने की संपूर्ण क्रियाविधि होती है, उसे हम सामाजिक अनुसंधान के रूप में समझते हैं। किसी भी सामाजिक घटना के पीछे कौन से कार्य कारण संबंध हैं, इससे संबंधित नए तथ्यों की खोज करना, पुराने तथ्यों को सत्यापित करना और जो अप्रासंगिक तथ्य हैं उन्हें नकारना इत्यादि प्रकार के सत्यापन से संबंधित वैज्ञानिक कार्यों की विधा को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। आइए सामाजिक अनुसंधान की यात्रा में जो प्रमुख चरण हैं उनके बारे में चर्चा प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः अनेक पुस्तकों में विद्वानों द्वारा भांति भांति तरह के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ विद्वान सामाजिक अनुसंधान को 5 चरणों के रूप में वर्गीकृत करते हैं, कुछ 7, कुछ 9, कुछ 11, कुछ 14। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इन चरणों को प्रस्तुत करने का कार्य किया है। यहाँ हम मूलभूत 11 चरणों के बारे में चर्चा प्रस्तुत करेंगे। इन 11 स्टेप्स के आधार पर ही संपूर्ण सामाजिक अनुसंधान की यात्रा संपूर्ण होती है। इसमें हमें सबसे पहले शोध समस्या का चयन करना होता है, यानी अनुसंधानकर्ता को यह जानना होता है कि उसे क्या अध्ययन करना है। जब हमें यह ज्ञात हो जाए कि क्या अध्ययन करना है तो यह आवश्यक होता है कि हम यह जान लें कि उस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें। तो विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिहाज से हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, पूर्व के साहित्यों का अध्ययन करते हैं। अब अनुसंधानकर्ता को यह पता रहता है कि उसे क्या जानना है और उस जानने के दौरान उसे कुछ साहित्यों की मदद लेनी होती है। लिटरेचर रिव्यू के उपरांत शोधकर्ता कुछ प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित करता है। ये बिंदु अनुसंधान की दिशा, रूपरेखा व सीमा का निर्धारण करते हैं। इन्हीं बिंदुओं को हम शोध उद्देश्यों के रूप में जानते हैं। उद्देश्यों के निर्माण के पश्चात अनुसंधानकर्ता द्वारा कुछ कल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। ये वे कल्पनाएं होती हैं जिनकी शोध के अंत में शोधकर्ता द्वारा जांच की जाती है तथा यह पता लगाया जाता है कि उसकी कल्पना स्वीकृत सिद्ध हो रही है अथवा अस्वीकृत सिद्ध हो रही है। उपकल्पनाओं के निर्माण के उपरांत शोधकर्ता द्वारा शोध प्रारूप का निर्माण किया जाता है, यानी शोध के दौरान कितना समय लगना है, किन किन संसाधनों की आवश्यकता पड़नी है, इसका संपूर्ण ढांचा, संपूर्ण संरचना शोधकर्ता द्वारा पूर्व में ही नियोजित कर ली जाती है। अनुसंधान प्रारूप निर्मित करने के पश्चात शोधकर्ता यह निश्चित करता है कि उसे अध्ययन कहाँ करना है, किन उत्तरदाताओं का चयन करना है। चूंकि संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन कर पाना उत्तरदाता के बस में नहीं है, तो वह कुछ निश्चित इकाइयों का चयन करता है जिनसे सूचनाओं का संकलन किया जाता है। इकाइयों के चयन के उपरांत तथ्यों के संकलन हेतु कुछ प्रमुख वैज्ञानिक विधियों का चयन किया जाता है, जिन वैज्ञानिक विधियों के सहारे तथ्यों को संकलित किया जाता है। तथ्यों को संकलित कर लेने के पश्चात उनके विश्लेषण व व्याख्या का चरण आता है। चूंकि तथ्य बिखरे हुए होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, उनसे किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नहीं प्राप्त होता है। ऐसे में उन सभी तथ्यों को वर्गीकृत व सारणीकृत किया जाता है ताकि वे तथ्य स्पष्ट रूप से कुछ अर्थ प्रस्तुत कर सके। इसी क्रम में पूर्व में निर्मित की गई परिकल्पना की जांच की जाती है। जैसे अनुसंधान के उद्देश्य होते हैं, जैसे तथ्य प्राप्त होते हैं, उसी के आधार पर परीक्षण का उपयोग किया जाता है। परिकल्पना की जांच के उपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राप्त परिणामों, उपसंहारों और कुछ सुझावों को प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने के क्रम में अनुसंधानकर्ता द्वारा रिपोर्ट लेखन का कार्य किया जाता है। आइए इन 11 चरणों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले शोध समस्या का चयन। अनुसंधानकर्ता को सबसे पहले एक शोध समस्या का चयन कर लेना होता है, एक विषय का चयन करना होता है
जिस पर उसे शोध कार्य आरंभ करना है। यहाँ अनुसंधानकर्ता को इस बात का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है कि यह जो शोध विषय है जो अनुसंधानकर्ता द्वारा चयनित किया गया है वह बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ ना हो, बहुत ज़्यादा विस्तृत ना हो। तो आवश्यक है कि शोध समस्या को सीमित कर लिया जाए। उदाहरण के लिए यदि अनुसंधानकर्ता को घरेलू हिंसा पर कार्य करना है तो घरेलू हिंसा से जुड़े अनेकों पक्ष हैं। अनुसंधानकर्ता सभी पक्षों का अध्ययन एक अनुसंधान के तहत नहीं कर सकता है। तो ऐसे में यह आवश्यक होता है कि उस विषय को सीमित कर लिया जाए, उस विषय को किसी एक विशिष्ट क्षेत्र पर केंद्रित कर लिया जाए। अब यहाँ अनुसंधानकर्ता कुछ प्रमुख उप क्षेत्रों का चयन कर सकता है, जैसे उसे घरेलू हिंसा के पीछे जो कार्य कारण संबंध हैं, कार्य कारण तथ्य हैं, उसका अध्ययन करना है, अथवा परिवार पर घरेलू हिंसा का क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर घरेलू हिंसा के प्रभाव को जानना, घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए सरकारी अथवा गैर सरकारी प्रभावों का मूल्यांकन करना, किसी भी समाज में घरेलू हिंसा की हद क्या है, वह कहाँ तक उस समाज को प्रभावित करती है, इत्यादि प्रकार के अनेक उपक्षेत्र होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता सबसे पहले चयनित कर लेता है। तो इन केंद्रित अध्ययन विषयों पर ही अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य को आरंभ करता है। एक निश्चित शोध समस्या के चयन कर लेने के उपरांत यह आवश्यक होता है कि अनुसंधानकर्ता उस संबंधित क्षेत्र के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त कर ले। यह व्यापक जानकारी उसे पूर्व के साहित्यों के अध्ययन के आधार पर ही प्राप्त होती है। उपलब्ध साहित्यों के अध्ययन में पूर्व में किए गए शोध, रिपोर्ट, पुस्तकें, वेबसाइट, इंटरनेट और अन्य प्रकाशित व अप्रकाशित सामग्री को शामिल किया जाता है। साहित्यिक अध्ययन शोध के बारे में विस्तृत और विशद समझ को निर्मित करने के लिए आवश्यक होती है, संबंधित विषय की प्रकृति को जानने के लिए सहायक होती है, और साथ ही इसमें हम शोध के अंतराल के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। शोध अंतराल, रिसर्च गैप, यानी पूर्व में किए गए शोध और वर्तमान में किए जाने वाले शोध के मध्य के अंतराल को कहा जाता है। संभवतः सभी विषयों पर अनेकों कार्य किए गए हैं, कुछ ऐसे पक्ष हैं जो छूटे रह जाते हैं। तो वर्तमान में जो अनुसंधानकर्ता द्वारा शोध किया जा रहा है वह प्रासंगिक है या नहीं, पूर्व के किए गए शोधों से किस प्रकार से अलग है, इत्यादि प्रकार की जानकारी साहित्यिक अध्ययन के आधार पर ही अनुसंधानकर्ता को प्राप्त होती है। संबंधित विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेने के उपरांत यह आवश्यक होता है कि शोधकर्ता कुछ प्रमुख बिंदुओं को निर्धारित करे जिसके सहारे उसके शोध को एक निश्चित दिशा प्राप्त हो सके। इन्हीं शोध बिंदुओं को हम शोध के उद्देश्यों के रूप में समझते हैं। ये वे लक्ष्य होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान तलाशने का प्रयास करता है। उद्देश्यों को नियोजित करने के लिए सबसे सरल तरीका यह होता है कि संबंधित विषय पर अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में कौन कौन से प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को वो उद्देश्यों के रूप में निरूपित करता है। मसलन यदि हमने शोध विषय के रूप में बच्चों पर घरेलू हिंसा के प्रभाव को जानने का अनुसंधान चयनित किया है, तो ऐसे में कुछ प्रश्न हैं जो अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में उपज सकते हैं। बच्चों के भावनात्मक विकास पर घरेलू हिंसा का क्या प्रभाव पड़ता है? घरेलू हिंसा बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है? बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य पर घरेलू हिंसा का क्या प्रभाव है? घरेलू हिंसा से बच्चे का सामाजिक व्यवहार कैसे प्रभावित होता है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में व्यवस्थित साहित्यिक अध्ययन कर लेने के उपरांत पनपते हैं। इन्हीं प्रश्नों को यदि अनुसंधानकर्ता क्रिया उन्मुख शब्दों के रूप में परिवर्तित कर ले तो ये प्रश्न ही शोध के उद्देश्यों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्रिया उन्मुख शब्द यानी करना, जानना, पहचानना, सीखना, अवलोकन करना, अन्वेषण करना, शिनाख्त करना, तलाशना इत्यादि प्रकार के ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम क्रिया उन्मुख शब्दों के रूप में समझते हैं। अब यहाँ जो प्रश्न प्रस्तुत किए गए उन्हीं प्रश्नों को हम क्रिया उन्मुख शब्दों में परिवर्तित कर शोध के उद्देश्यों के रूप में निर्मित कर सकते हैं। जैसे
बच्चे के भावनात्मक विकास पर घरेलू हिंसा के प्रभाव को जानना, बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन पर घरेलू हिंसा के प्रभाव की जांच करना, बच्चे के शैक्षणिक स्वास्थ्य पर घरेलू हिंसा के विभिन्न प्रभावों को जानना, बच्चे के सामाजिक व्यवहार पर घरेलू हिंसा के प्रभाव का पता लगाना। इस प्रकार से अनुसंधानकर्ता प्रश्नों को क्रियाोन्मुख शब्दों में परिवर्तित कर शोध के उद्देश्य निर्मित करता है। उद्देश्यों को निर्मित कर लेने के उपरांत शोधकर्ता द्वारा परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। परिकल्पना एक ऐसी धारणा होती है जो कुछ चरों के बीच संबंधों को प्रदर्शित करती है तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत इस परिकल्पना की जांच की जाती है, इसका परीक्षण किया जाता है। यह परिकल्पना स्वीकृत होगी, अस्वीकृत होगी, इसकी प्रामाणिकता की जांच ही शोधकर्ता द्वारा कुछ परीक्षणों के सहारे शोध के अंत में किया जाता है। जिस प्रकार के शोध के उद्देश्य होते हैं उसी के अनुरूप परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। परिकल्पनाएं इस तरीके से बन सकती हैं कि जिस समाज में जितनी अधिक गरीबी है, जितनी अधिक निर्धनता है, उतनी ही अधिक घरेलू हिंसा उस समाज में देखने को मिलती है। तो यह परिकल्पना सत्य होगी, असत्य होगी, इसकी जांच अनुसंधानकर्ता प्राप्त तथ्यों के आधार पर शोध के अंत में करता है। उपकल्पनाओं को नियोजित कर लेने के उपरांत शोधकर्ता द्वारा शोध प्रारूप का निर्माण किया जाता है। शोध प्रारूप एक प्रकार का ढांचा होता है, एक प्रकार की संरचना होती है जिसे शोध कार्य आरंभ करने से पूर्व ही शोधकर्ता द्वारा निर्मित कर लिया जाता है। अनुसंधान में किस प्रकार की वैज्ञानिक प्रविधियों का उपयोग किया जाएगा, किन किन प्रक्रियाओं से संपूर्ण अनुसंधान गुजरेगा, इसकी व्यवस्थित रूपरेखा का निर्धारण शोध प्रारूप के रूप में किया जाता है। शोध प्रारूप में अनुसंधानकर्ता यह निश्चित करता है कि कौन सी वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाएगी, वह पद्धति गुणात्मक होगी अथवा मात्रात्मक होगी। तथ्यों को संकलित करने के लिए किस प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाएगा, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, वैयक्तिक अध्ययन इत्यादि प्रकार के अनेक वैज्ञानिक प्रविधियां हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता पूर्व में ही चयनित कर लेता है। तथ्यों को संकलित करने हेतु किन उत्तरदाताओं का चयन किया जाएगा तथा वे कितने होंगे, तथ्यों का विश्लेषण कैसे किया जाएगा, वह सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा या मैनुअल होगा, तथ्यों का प्रदर्शन ग्राफ में होगा, चार्ट में होगा अथवा टेबल के आधार पर किया जाएगा। उपकल्पनाओं व तथ्यों को सत्यापित करने हेतु किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाएगा, काई स्क्वायर, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, मनोवा आदि प्रकार के अनेकों संदर्भों का चयन अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान कार्य आरंभ होने से पूर्व ही अनुसंधान प्रारूप के तहत कर लिया जाता है। इस प्रकार से न केवल अनुसंधान की संपूर्ण प्रक्रिया वैज्ञानिक प्रारूप को अपना लेती है, बल्कि अनुसंधान को एक निश्चित दिशा भी प्राप्त होती है। शोध प्रारूप के निर्माण के उपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा निदर्शन कार्य किया जाता है। निदर्शन का आशय यह होता है कि संपूर्ण जनसंख्या से किसी एक निश्चित भाग का चयन करना जो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके। चूंकि शोधकर्ता के पास सीमित संसाधन होते हैं, यानी समय कम होता है, ऊर्जा कम होती है, धन कम होते हैं, तो ऐसे में संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन कर पाना उसके लिए संभव नहीं होता है। अतः वह एक निश्चित भाग का चयन करता है जिससे तथ्यों को संकलित कर प्राप्त निष्कर्ष को, परिणाम को वह संपूर्ण जनसंख्या पर लागू करता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह होती है कि उन इकाइयों का चयन किया जाए जो उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सकें। इसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि शोधकर्ता पक्षपातपूर्ण ना हो और ना ही वैज्ञानिक प्रविधियां पक्षपातपूर्ण तरीके से अपनाई जाएं। अनेक प्रकार के निदर्शन विधियां हैं जिसमें दैव निदर्शन, स्तरीकृत दैव निदर्शन, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, संभाव्य, गैर संभाव्य, कोटा इत्यादि प्रकार के वैज्ञानिक निदर्शन हैं जिनका उपयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा एक निश्चित भाग को चयनित करने के लिए किया जाता है। अब जब अनुसंधानकर्ता यह निश्चित कर लेता है कि उसे
किन इकाइयों से तथ्यों को संकलित करना है, तो इसके उपरांत महत्वपूर्ण चरण होता है कि हम किन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर उन उत्तरदाताओं से सूचनाओं को संकलित करेंगे। तथ्यों को संकलित करने के लिए कुछ वैज्ञानिक विधियों व तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें शोध के उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधानकर्ता द्वारा निर्मित किया जाता है। इसमें अवलोकन, वैयक्तिक अध्ययन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, समूह परिचर्चा, अंतर्वस्तु विश्लेषण इत्यादि प्रकार के अनेक विधियों को चयनित किया जा सकता है। अब हमें यह भी जान लेना चाहिए कि तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किया जाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाता है, उत्तरदाताओं से प्रश्नों को पूछता है, तथ्यों को संकलित करता है। यह फील्ड व्यू पर्सपेक्टिव पर आधारित रहता है। तथा दूसरा तथ्य होता है द्वितीयक तथ्य। यह अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित नहीं किया जाता है। ये वे तथ्य होते हैं जिन्हें पहले ही दूसरों द्वारा संकलित किया जा चुका रहता है, जिसमें पुस्तकें, रिपोर्ट, वेबसाइट, पत्रिका, पत्र आदि को हम सम्मिलित कर सकते हैं। चूंकि अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त ये तथ्य बिखरे हुए होते हैं, इन तथ्यों से कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तो ऐसे में आवश्यक होता है कि अनुसंधानकर्ता इन तथ्यों को वर्गीकृत करे, सारणीकृत करे, ताकि इन अस्पष्ट तथ्यों के कुछ स्पष्ट अर्थ प्राप्त हो सकें। इस दिशा में अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या किया जाता है। तथ्य विश्लेषण में तथ्य संपादन, तथ्य कोडिंग और तथ्य वर्गीकरण शामिल होता है। तथ्य संपादन का आशय यह है कि जो तथ्य अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन क्षेत्र में संकलित किए गए हैं, उसमें यदि कोई त्रुटि है, कोई अनुपलब्धता है, तो उस प्रकार के तथ्यों को अलग कर देना। जब भी अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाताओं से प्रश्नों को पूछता है, तो कुछ प्रश्नों के उत्तर अपर्याप्त होते हैं, कुछ प्रश्नावलियां हैं जो संपूर्ण भरी हुई नहीं होती हैं। इस प्रकार के अनेक अनुपलब्ध तथ्यों को छांटकर अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्य संपादन के दौरान दूर किया जाता है। तथ्य संपादन के उपरांत अनुसंधानकर्ता तथ्यों की कोडिंग करता है। चूंकि तथ्य बहुत ही बड़ी मात्रा में होते हैं, तो उनका विश्लेषण कर पाना दुष्कर होता है। ऐसे में अनुसंधानकर्ता द्वारा कुछ निश्चित संख्याओं के आधार पर उन तथ्यों को वर्गीकृत किया जाता है। अलग अलग तथ्यों को अलग अलग कोड प्रदान किए जाते हैं, ताकि उनका व्यवस्थित वर्गीकरण व सारणीयन किया जा सके। तथ्यों को उनकी प्रासंगिकता के आधार पर टेबल, ग्राफ अथवा चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ताकि अनुसंधानकर्ता उनका व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत कर सके। इसके उपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा उन तथ्यों की विशद व्याख्या की जाती है। व्याख्या के पश्चात अनुसंधानकर्ता पूर्व में नियोजित किए गए परिकल्पना की जांच करता है। यदि परिकल्पना निर्मित की गई है कि जिस समाज में जितनी अधिक निर्धनता होगी, उसी के अनुपात में उस समाज में घरेलू हिंसा प्रभावित होगी। विश्लेषण के उपरांत अनुसंधानकर्ता कुछ परीक्षणों का उपयोग कर इस परिकल्पना को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करता है। उपकल्पनाओं की जांच के उपरांत अनुसंधानकर्ता परिणाम, उपसंहार व सुझावों को प्रस्तावित किया जाता है। अनुसंधान के आधार पर ही अनुसंधानकर्ता द्वारा कुछ निष्कर्ष व सुझावों को प्रस्तावित किया जाना होता है। ये सुझाव सरकार, समुदाय, समाज अथवा अन्य शोधकर्ता के लिए आवश्यक होते हैं। इसके उपरांत शोधकर्ता द्वारा रिपोर्ट लेखन कार्य आरंभ किया जाता है। रिपोर्ट लेखन का उद्देश्य अनुसंधान का संपूर्ण लेखा जोखा रखना होता है, तथा साथ ही यह भी निश्चित करना होता है कि भविष्य के अनुसंधानकर्ताओं हेतु यह शोध व इसमें प्रयोग किए गए तथ्यों का उपयोग किया जा सके। रिपोर्ट लेखन के मूल रूप से ये 3 भाग होते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी पेजेस, फिर उसके बाद मेन बॉडी और तीसरे नंबर पे क्लोजिंग पेजेस आते हैं। प्रिलिमिनरी पेजेस यानी प्रारंभिक पृष्ठ, इसमें शोध का शीर्षक, शोध का सारांश,
और अनुक्रमणिका शामिल होती है। इसके उपरांत मुख्य भाग में शोध के दौरान निर्मित किए गए समस्त अध्यायों का विवरण होता है, जिसमें परिचय, साहित्यिक अध्ययन, अनुसंधान पद्धति शास्त्र, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण, निष्कर्ष और सुझाव सम्मिलित रहते हैं। अंत में अनुसंधानकर्ता समापन पृष्ठ के तौर पर संदर्भ ग्रंथ सूची और अपेंडिक्स का उपयोग करता है। यह रही संपूर्ण सामाजिक अनुसंधान की यात्रा। यदि यह जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इस वीडियो को साझा करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सामाजिक अनुसंधान की संपूर्ण यात्रा में जिन जिन पड़ावों के बारे में यहाँ संक्षेप में चर्चा प्रस्तुत की गई है, आगे आने वाले वीडियो में इन्हीं पड़ावों पर विस्तार से चर्चा प्रस्तुत की जाएगी। मिलते हैं शीघ्र ही सामाजिक अनुसंधान की कड़ी के अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग।